सुबह में आए और आप लोगों के क्लास में पहुंच गए, लेकिन आज क्लास चलेगा दिखाई नहीं देते कि थोड़ी सी समस्या है। अब इसके बाद भी आप लोगों का समर्थन जारी है, ठीक है। चलिए, पढ़ रहे थे हम लोग क्या, इंडिया का प्लेन पढ़ रहे थे ना। अच्छा, नए लोग हैं, आज टॉपिक खत्म कर रहे हैं। अरे दिखाई नहीं दिए, बताइए। वहां कम से कम हमको 100 स्टूडेंट मिला जो प्रतिदिन मेरे यूट्यूब से पढ़ता है, 100 स्टूडेंट मिला। हम थोड़ा पीछे बैठे थे, लेकिन वो सब कैसे खोज ले रहा था, तुरंत आकर के मिल रहा था कि सर आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम तो रोज पढ़ते हैं। तो हम लोग अब एक ऐसे प्राणी हो गए हैं कि दुनिया में कहीं भी जाएं, अगर हमको लगे कि हमको कोई नहीं पहचानता है तो ये असंभव है। हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमको कौन कौन जानता है ये थोड़े जानते हैं। अब आप लोग क्लास में हैं तो आप लोगों को तो पहचान रहे हैं कि जितना, लेकिन मेरा ये साथी सब ऑनलाइन हमको देख रहा है, इसमें तो किसी को चेहरा से नहीं जानते हैं, नाम से सबको जानते हैं। अब वहाँ नाम सब बता रहा था कि सर ये हर्ष, ये वो, हम कहे ये तो सब आता ही है, सब यूट्यूब पर सामने। चलिए, मैदान पढ़ रहे थे हम लोग, भारत का फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जो लोग नए हैं 1 मिनट आप लोगों को क्लास से जोड़ेंगे कि भारत का फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे। फिजियोग्राफी पढ़ने के क्रम में, फिजियोग्राफी मतलब भौतिक विभाजन, प्रायद्वीपीय भारत हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं, हिमालय को पूरा पढ़ लिए हैं कि हिमालय कैसे बना, पहले क्या बना, फिर क्या बना, कैसे विभाजन होता है, क्या स्थिति है, क्या बन रहा है। आज हम लोगों का अंतिम क्लास है इस टॉपिक का कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्रों का निर्माण कब हुआ। जैसे यहां तो सबसे पुराना बना है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बाद में बना है हिमालय, बीच में अभी बचा हुआ है ये प्लेन मैदानी क्षेत्र। अब तीसरा जो चरण का निर्माण हो रहा है, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो जैसे ही एलुवियल सॉइल यहां फॉर्मेशन होगा तो सीधे आपका दिमाग जाना चाहिए कि एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी कैसे निर्मित हुआ। तो पर्वतों से जो नदियां आ रही थी, वे नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर के आ रही थी, इन्हीं अवसादों के निक्षेपित होने से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 पार्ट करके पढ़ना है, किताब में एक ही पार्ट मिलेगा। किताब और क्लास दोनों बहुत अलग का चीज है। आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि किताब कभी क्लास नहीं हो सकता है। किताब में सीधे लिखा हुआ है कि गंगा का उत्तरी मैदान या गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन, जबकि क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रांस गंगेटिक प्लेन से, पार गंगा के मैदान से। अब हम लोगों का जो गंगा का मैदान शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, कोई बताएगा। गंगा का मैदान जो शुरू होता है, तो गंगा का मैदान कहां से शुरू होता है भैया, ये शुरू होता है गंगा का मैदान दिल्ली अंबाला कटक से, दिल्ली अंबाला कटक से। अब दिल्ली अंबाला कटक के ऊपर का जो रीजन्स है वो कौन सा मैदान है, आखिर पंजाब और हरियाणा भी तो मैदानी भाग है ना। तो पंजाब और हरियाणा को क्या बोलते हैं, ट्रांस, या इसी को बोलते हैं पार गंगा का मैदान, ट्रांस या पार गंगा का मैदान। बस 2 ही शब्द याद रखिएगा, ट्रांस गंगेटिक प्लेन। अंग्रेजी मीडियम वाले भी हैं, नहीं है, अच्छा आप ही हैं, ठीक है। तो सारा टर्मोलॉजी बोलते रहते हैं, ठीक है, आप अंग्रेजी ही लिखिएगा। ट्रांस गंगेटिक प्लान, गंगेटिक प्लेन या ट्रांस गंगेटिक मैदान, पार गंगा का मैदान। सुनो सुनो,
अब ये पार गंगा का मैदान है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। कहेंगे कि इसका कौन कौन सा भाग है सर? तो एक भाग है पंजाब का मैदान, पंजाब प्लेन, और दूसरा है हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान। सबका केवल अभी फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं। हरियाणा का मैदान। पंजाब कहते किसको हैं? पंजाब कहते किसको हैं? 5 दोआबों की भूमि पंजाब कही जाती है। 5 दोआबों की भूमि पंजाब कही जाती है। अब ये 5 दोआबों की भूमि में आप लोग विष्ट पढ़े होंगे, विष्ट दोआब पढ़े होंगे, रचना दोआब पढ़े होंगे। ऐसा नाम कभी मिला है पढ़ने के लिए? नहीं मिला है। आहा, वो 5 प्रयागों की भूमि उत्तराखंड है, अब 5 दोआबों की भूमि पंजाब है। दोआब किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को दोआब बोला जाता है। दिक्कत है? तो पंजाब 5 नदियों से निर्मित मैदान है, तो उसी लिए इसको बोलते हैं पंचनद। क्या बोला जाता है? पंचनद। 5 नदियों का दोआब है पंजाब में, बोला जाता है पंचनद। अब उसमें आता है पहला बिष्ट दोआब। इसको मैं छोड़ देता हूं, कल ड्रेनेज सिस्टम में समझाऊंगा कि दोआब कैसे बना है। बिष्ट दोआब, नाम याद रखिएगा, बिष्ट दोआब। बिष्ट किसको बोलते हैं? ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसे बिष्ट दोआब कहते हैं। फिर बारी दोआब, ब्यास और रावी के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब बोलते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइएगा तो सबका मिलेगा और 5 नदियों का क्षेत्र मिलेगा पंचनद। सप्त सिंधु प्रदेश है, इतिहास में समझ में आएगा कि सप्त सिंधु क्यों कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा पंजाब कैसा क्षेत्र है? सप्त सिंधु प्रदेश है। मूल रूप से समझना है कि यहां निर्वनीकरण की समस्या के कारण, दिमाग कान दोनों खोल के रखना, निर्वनीकरण की समस्या यानी वनों के कटाई के कारण यहां के जो अवनलिका अपर्दन या नलिका अपर्दन हुआ है, सॉइल इरोजन की समस्या है, मृदा अपर्दन की समस्या है, उसे चोंस कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? चोंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या परीक्षा में कि पंजाब के मृदा समस्या के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? चोंस कहा जाता है। दूसरा, रुके, यहां के मृदा में अम्लीयता का गुण बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ रहा है अति सिंचाई होने के कारण। तो जो अम्लीय मृदा है उसे रेह कहा जाता है, अम्लीय मृदा है उसे रेह कहा जाता है। यही 2 समस्या मूल रूप से आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि अम्लीयता को क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। अब एक बात बताओ, पंजाब के अम्लीय मृदा को किस नाम से जानते हैं? रेह के नाम से जानते हैं। और जो अपर्दित मृदा है उसे चोंस के नाम से जानते हैं। कितना किताब पढ़ लीजिए और फिर परीक्षा में बना के इसको लाइए तो आप लोगों के स्तर के किताब में ही बतिए नहीं लिखा है। अब दिक्कत है कि नहीं है? हाँ, हम लोग की क्या गलती है भाई? अब परीक्षा यहीं पर शिफ्ट है। इरोजन, इरोजन, सॉइल इरोजन, दिक्कत है? हाँ, इसलिए तो सारा टर्म बोलते रहेंगे। हरियाणा में जब आएंगे भाई तो हरियाणा के भी सॉइल में समस्या है और हरियाणा के मृदा को कल्लर कहा जाता है। हरियाणा के मृदा को किस नाम से जानते हैं?
कल्लर के नाम से जानते हैं। दिक्कत है, हरियाणा के मृदा को कल्लर के नाम से जानते हैं। अब नहीं लिखाएंगे भी का तो काम चलेगा, लेकिन लिखवा देंगे। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए। हाँ, मटेरियल उपलब्ध नहीं हो रहा है। संतोष कुमार, आपका मैसेज पढ़ रहे हैं मेरे भाई। चलिए लिखिए, पंजाब का मैदान, पंजाब प्लेन, यहां के मृदा में नलिका अपर्दन हुआ है। पंजाब में यहां के मृदा में नलिका अपर्दन है। नलिका अपर्दन है, नलिका इरोजन, नलिका अपर्दन है, जिसका कारण निर्वनीकरण है। जिसका कारण निर्वनीकरण है। निर्वनीकरण समझ रहे हो, वनों का कम होना, लैप्स ऑफ फॉरेस्ट है। दिक्कत है, निर्वनीकरण ज्योग्राफिकल टर्म है, नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। निर्वनीकरण की समस्या है। सब लोग ठीक है भाई। इसे चोंस कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? चोंस के नाम से जानते हैं। इसे चोंस कहा जाता है। इसे चोंस कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना। पंजाब के दक्षिणी भाग के मृदा को, आप नहीं लिखिएगा, 5 मिनट रुक जाइए। पंजाब के दक्षिणी भाग के मृदा को रेह कहा जाता है। दक्षिणी भाग के मृदा को रेह कहा जाता है। सिंपल चीज देखिएगा। अब यहां एक बोर्ड पर ऐसे खींच के बना दे रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, बोर्ड पर आ जाओ मेरे भाई। ये उत्तरी भाग और यहां दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। पंजाब के जो उत्तर वाला क्षेत्र है ना, वहां के मृदा में मूल समस्या क्या है? निर्वनीकरण। निर्वनीकरण यानी लैप्स ऑफ फॉरेस्ट। और जहां निर्वनीकरण है उस मृदा को किस नाम से जानते हैं? चोंस कहा जाता है। दक्षिणी भाग में अति सिंचाई की समस्या है। दक्षिणी भाग में अति सिंचाई की समस्या है। देखिए, सिंचाई बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अति नहीं होना चाहिए ना। अति रूपेण वै सीता, अति गर्भेण रावण, अति सबके लिए नुकसानदायक है। अति सिंचाई के कारण जो फर्टाइल तत्व हैं वे सब रिस रिस करके जमीन के अंदर चले जाते हैं और ऊपर में लवणीयता का विकास होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? रेह के नाम से जाना जाता है। नहीं भूल पाइएगा आप, ठीक है। चलेंगे हरियाणा पर। ये ठीक हो जाएगा ना? ऐसे ही 2 शब्द बना करके कॉपी में लिख लो कि यहां मूल समस्या क्या है। तो अति सिंचाई समस्या है और इसके कारण लवणीयता का विकास होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रेह कहा जाता है। इसी को रेह कहा जाता है। हरियाणा में लिखेगा, घग्गर नदी द्वारा अपवहित, यानी ड्रेन, अपवहित बोलते हैं ड्रेन। घग्गर नदी द्वारा अपवहित। घग्गर कौन सी नदी है वहां? घग्गर, लिखे बोर्ड पर, घग्गर, ठीक है। घघरा मत लिखिएगा, ये घघरा तो बिहार में आ जाइएगा। इस साल बीपीएससी भी पूछ लिया है, ये बिहार में आ जाइएगा। हाँ, ये घग्गर लिखिएगा। ये घघरा सरजू है, ठीक है, कल इसको पढ़ेंगे। हाँ, घग्गर हरियाणा में, घघरा बिहार यूपी में। हाँ सुनो, घग्गर नदी द्वारा अपवहित यानी ड्रेन क्षेत्र है जो घग्गर नदी द्वारा अपवहित है
अपवहित नहीं समझते हैं, उसी के द्वारा ये बनाया गया सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र है। जो अपवहित क्षेत्र है, जो सरस्वती नदी का अवशेष है, रिमेन्स है, जो सरस्वती नदी का अवशेष है, यहां के मृदा को कल्लर कहा जाता है। यहां के मृदा को कल्लर, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कल्लर। यहां के मृदा को किस नाम से जानते हैं? कल्लर के नाम से जानते हैं। यहां के मृदा को कल्लर कहा जाता है। यहां के मृदा को किस रूप में जानते हैं? कल्लर कहा जाता है। सब लोग ठीक है? ओके, आगे नेक्स्ट आ जाइएगा। गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। इस टॉपिक का अंतिम पॉइंट, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, फिर चैप्टर खत्म हो रहा है। गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। हर बार एक क्वेश्चन गंगा के मैदान से पूछा जाता है। देखिए, गंगा के मैदान पर थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट ध्यान से सुनो। गंगा का मैदान भारत ही नहीं, विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक मैदान है। प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान समय पर जिस राजा या जिस प्रांत का हिस्सा रहा है गंगा, वो समृद्ध प्रांत के रूप में जाना जाता रहा। आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले एंशिएंट भारत में मिलेगा त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसी गंगेटिक प्लेन यानी कन्नौज पर कब्जा के लिए वे लड़ रहे थे। जिस राजा के पास ये गंगेटिक प्लेन था, वो राजा साम्राज्य बना लिया। जैसे सबसे पहले मौर्यों के पास गया, गुप्तों के पास गया, देखते जाएं। जैसे जैसे बाद में आप दिल्ली सल्तनत में भी जाएंगे तो जब भी राजाओं के पास धन समृद्धता की कमी होती थी, आकर के गंगेटिक प्लेन पर टैक्स लगा देते थे। 50-50% टैक्स लगा देते थे। इस प्रदेश में खदान की समस्या नहीं होने के कारण एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। कौन सी समस्या, कुछ बताएंगे? हाँ, जनसंख्या की समस्या। भारत का सबसे उच्च घनत्व वाला, हाई डेंसिटी वाला रीजन यही रीजन है, और उसमें भी सबसे ज्यादा उच्च डेंसिटी कहां? मिथिला के मैदान में। मतलब इसको अब अलग अलग जिला के नाम पर नहीं पढ़ेंगे। जब भौतिक विभाजन कर रहे हैं तो भौतिकीय विभाजन पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन में कोई शहर ये सब का नाम नहीं लेते हैं। उसमें जब भी विभाजन करते हैं तो नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब चीजों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो गंगा के प्लेन को 3 भागों में बांटा जाता है। गंगेटिक प्लेन को एक ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, और जस्ट नीचे है भैया कि मध्य गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा नंबर है कि निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को भी 3 पार्ट में बांटते हैं। देखो, और एटलस लेके आए होंगे तो वहां आपको हम दिखाते रहेंगे। नंबर 1 है रोहिल खंड का मैदान। नंबर 1 है रोहिल खंड का मैदान। क्या थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, रुकिए। तब ऊपरी गंगा का मैदान बना करके कुछ पॉइंट लिखिए। अपर गंगेटिक प्लेन, अंग्रेजी बहुत आसान है। अपर गंगेटिक प्लेन, हाँ, कितने लोग नए नए हैं जो एकदम आज से हैं? आप हैं? और
हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, 2 मिनट हमको समय दीजिए, आपको सब सब बात समझ में आने लगेगा। अभी हैं और कौन है जो आज से हैं? भाई आप लोग मेरे ऊपर ही दोष मत दीजिएगा, मास्टर पढ़ाया आज समझ में नहीं आया, मास्टर बहुत मेहनत कर रहा है, समझ रहे हैं ना, लेकिन गलती है कि आप लोग क्रमबद्ध रूप से नहीं सुने। आपको दिक्कत नहीं ना है? हाँ देखिए, तो सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आ रहा है पक्का? हमको नहीं लग रहा है। हाँ थोड़ा सा आपको भी आने लगेगा। देखिए हम लोग गंगा का मैदान पढ़ रहे हैं, गंगा नदी नहीं पढ़ रहे हैं, गंगा नदी का जो मैदान बना हुआ है इसी फील्ड को पढ़ रहे हैं। तो ये शुरू कहां से होता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आज तक क्या पूछा गया है, मैं सब इसी में कंक्लूड कर देता हूं कि गंगा मैदान का पश्चिमी किनारा कौन है। काहे ना क्वेश्चन पूछी? अरे क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं कि गंगा मैदान का पश्चिमी किनारा कौन है? नहीं, पंजाब तो अभी पढ़ा दिए मैडम, पंजाब और हरियाणा को, पंजाब में कहां ले जा रही है इसको? होने से नहीं होगा, सुनिए, गंगा मैदान का वेस्टर्न पार्ट जो होगा वो दिल्ली, अंबाला, कटक है। ये अभी हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को पंजाब का मैदान और हरियाणा का मैदान, तो आप नहीं सुन रही थी क्या? ये दोनों बात पढ़ाए हैं कि पंजाब कैसे बना, हरियाणा कैसे आया। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। तो ये गंगेटिक प्लेन का सबसे पश्चिमी किनारा है दिल्ली, अंबाला, कटक। आपसे पूछा जाएगा कि गंगेटिक प्लेन का स्लोप किधर है, ढाल किधर है, काहे ना पूछे जाएंगे। अंबाला कटक, कटक भी उसको ज्योग्राफिकली बोलते हैं, दिल्ली कटक, अंबाला कटक, ये ज्योग्राफिकली कटक है। ठीक है, ये उड़ीसा में जगह है कटक, और मैं ज्योग्राफिकली कटक आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, खूब पेशेंस से सुनिए। चलिए कहाँ थे हम लोग भाई? हाँ, इसका स्लोप आपसे पूछा जाएगा। अब एक बात बताओ भाई कि इसका स्लोप किधर है, स्लोप का दिशा क्या है, दिशा क्या है, कैसे स्लोप है इसका? सोच के बताओ। हाँ, दक्षिण पूरब, क्या बात है, सब लोगों ने बेहतर बताया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगेटिक प्लेन का स्लोप किधर है, उत्तर पूरब में। एक क्वेश्चन और बताओ कि अपर गंगेटिक प्लेन का सबसे पिक पॉइंट कौन है, उच्चतम बिंदु कौन है? ना, मुरादाबाद। सबसे उच्चतम बिंदु कौन है? मुरादाबाद है। अब इसमें 3 प्लेन आते हैं, एक आता है रोहिलखंड का मैदान, सुना है आपने? रोहिला नामक जनजाति के नाम पर, ट्राइब्स के नाम पर इसका नाम रखा गया है रोहिलखंड का मैदान। दूसरा है जमुना और चंबल का जो दोआब है, देख रहे हो, जमुना और चंबल का दोआब है। गंगा की एक सहायक नदी है यमुना, और यमुना की सहायक नदी है चंबल। अभी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा था, सुनो, कि चंबल के मृदा की मूल समस्या क्या है, चंबल में मूल समस्या क्या है, तो यहीं से निकल के आएगा। वहां 2 चीजें हैं, एक तो एनिमल ग्रेजिंग है, अति पशुचारण की समस्या है, जबकि दूसरा क्या है वहां पर भाई कि अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर है, अवैज्ञानिक कृषि है, और वहां की मृदा खडनुमा बन चुका है, जिसे बीहड़ का प्रदेश कहते हैं। सब लोग बता पाएंगे बीहड़ की भूमि किसे कहते हैं? बीहड़, बंजर नहीं, बीहड़, बीहड़ का भूमि किसे बोलते हैं? चंबल की जो अपवहित भूमि है, ड्रेन भूमि है, उसी का नाम बीहड़ है। गंडक वाले को क्या बोलते हैं? अरे अपना बिहार में आकर के समझो, गंडक का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? दियारा बोलते हैं, नहीं नाम सुने हैं? तो जैसे गंडक का दियारा है, वैसे चंबल का
बीहड़ है। अब भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे, ऐसे सीखना है कि जो चंबल नदी का क्षेत्र है उसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अब बीहड़ में क्या पूछा जाता है? अब आपको मूवी मत याद आने लगे, पान सिंह तोमर है कि नहीं है? हाँ, उसको देखना, उसी में बिहार को दिखाएगा। हाँ हाँ, डाकू याद आ रहा है ना? क्या बात है, निश्चित रूप से फूलन देवी का याद भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत सीरियस थे इसलिए आप लोगों को फूलन देवी तक पहुंचा दिए। शेरनी फूलन देवी। एक लाइन लिखे, गंगा का, ऊपरी गंगा का मैदान, फटाफट लिखते चलेंगे। अपर गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन। इसकी पश्चिमी सीमा दिल्ली अंबाला कटक है। इसका पश्चिमी सीमा दिल्ली अंबाला कटक है। वेस्टर्न पॉइंट, या वेस्टर्न पॉइंट कहां है? दिल्ली अंबाला कटक है। यह उपजाऊ भूमि है। यह उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल है। तीसरा पॉइंट बनाओ, इसका ढाल दक्षिण पूरब की ओर है। इसका ढाल दक्षिण पूरब की ओर है। एक पॉइंट और लिखो, इसका उच्चतम बिंदु मुरादाबाद है। इसका उच्चतम बिंदु मुरादाबाद है। इसका उच्चतम बिंदु मुरादाबाद है। आप नहीं लिख रहे हैं क्या जी? जाइए ऑफिस से संपर्क करिए। अब आप कैसे जाइएगा? रुकिए, ये थोड़ा सा दिव्यांग है। मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? ए, मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? किसी भी बात को भूल जाना। इससे बड़ा गुण नहीं है। जी हाँ, सच में अगर कोई अपने आप को कोसता होगा कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो आप गलत है, नहीं जानते हो। इंसान का भूल जाना उसका गुण है, उसका दोष नहीं है। भूलने की आदत है तो कोई बात नहीं, दोबारा, तीन बारा, चौबारा पढ़ लेंगे। अब एक बात बताइए, बात नहीं करिए, ऐसे ही महिलाएं बदनाम है। अब आप उसमें अपना नाम मत लिखवाइए। सुनिए, भूलने की बातें जब निकल के आती है तो जीवन में इतना गम है कि अगर ना भूल पाए तो जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। आपके जीवन में भी होगा, मेरे जीवन में भी है, सबके जीवन में ये बातें हैं ही हैं कि ऐसा गम जरूर है, कोई सी बात का टेंशन, कि अगर नहीं भूल पाए तो हमको लगता है कि एक भी दिन नहीं जी पाएंगे। तो ये अच्छी बात है ना कि हम लोग उन चीजों को भूल करके आगे बढ़ जाते हैं। और कोई अच्छा व्यक्ति आपको सलाह क्या देता है कि छोड़ो, भूलो और जीवन में आगे बढ़ो। तो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? लिख के रख लेना चाहिए। वो हंस रहा है, काहे के अट्ठास हंसी आ रहा है तू लल्लू कहीं का। चलो इसका उच्चतम बिंदु कौन सा है भाई? मुरादाबाद है। हाँ, छोड़िए। अब इसको तीन भाग में बांट करके पहला भाग लिखना है रोहिलखंड का मैदान। पहला पार्ट कौन सा लिखना है? रोहिलखंड का मैदान। पहला पार्ट कौन है? रोहिलखंड का मैदान। रोहिलखंड बोर्ड पर लिखे, नंबर 1 है रोहिलखंड का मैदान। जी हाँ, रोहिलखंड का मैदान लिखो भाई कि इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम रोहिला नामक जनजाति के नाम पर रोहिलखंड है। जनजाति के नाम पर रोहिलखंड है। रोहिलखंड
इसमें कुछ नहीं पूछता है इससे आगे, ठीक है, बस इसका नाम वाम पूछ लेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब, हाँ दूसरा, 3 पार्ट में बांटेंगे ना रे भाई इसको। तो एक रोहिलखंड, दूसरा गंगा यमुना, तीसरा जमुना और चंबल। गंगा यमुना का दोआब। देखो यह विश्व का सबसे बड़ा दोआब है, यह विश्व का सबसे बड़ा दोआब है, यह विश्व का सबसे बड़ा दोआब है। विश्व का सबसे बड़ा दोआब है, बीबीआई करके रखिएगा। इसकी आकृति शेप, इसकी आकृति, आकृति क्या, शेप त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है मेरे भाई, त्रिभुजाकार है। प्रश्न पूछेगा तो भूचाल ला देगा। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। लिखो यह उपजाऊ क्षेत्र है, यह उपजाऊ क्षेत्र है, यह उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन भौम जल में, अंडरग्राउंड वाटर, भौम जल में, अंडरग्राउंड वाटर, भौम जल में आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है। आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है, आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है। फिर अपनी लेखनी को विराम दीजिए और समझिए। आप देखो पहले क्या था पुराने जमाने में कि सुनते थे कि किसी गांव में किसी को कैंसर हो गया है, ऐसा सुना जाता था। रेयरेस्ट होता था कहीं किसी को कैंसर, और किसी को होता था तो लोग बताता नहीं था कि लोग बुरा मान जाएंगे कि इसको कैंसर हो गया, ये हालात थी। लेकिन अब देखिए शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके किसी जानने वाले को कैंसर नहीं हो या कैंसर से मृत्यु नहीं हो। कॉमन बीमारी हो गया है कि नहीं? कभी सोचते हैं कि क्यों? जी हां, इसका कारण है, और ये कैंसर का एक रीजन है, पेटी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों में 1/3 कैंसर के पेशेंट है पूरे देश में। आप बम्बे, टाटा में चले जाइए, वहां हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बिहारी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल का मिल जाएगा। क्या कारण है? आप ही बताएंगे ना क्या कारण है। हाँ, यही वाटर में आर्सेनिक की मात्रा का बढ़ना। जैसे पानी में आर्सेनिक बढ़ रहा है, यह अनेक प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है और कोशिका विभाजन को, सेल डिवीजन को अनकंट्रोल कर देता है। कैंसर हो गया वहीं से, वही ना कैंसर है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका कारण है। इसी कारण में इस रीजन्स में, इस पेटी में कैंसर का समस्या बढ़ा हुआ है। सब लोग बता देंगे। देखो बहुत बड़ी बात पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप एकदम किसी को जा करके समझा दिए, पढ़ा दिए, तो समझना मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया, एग्जाम तो पास करिए जाएंगे। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा तो फिर मेरा मेहनत करना बेकार हो जाएगा। एक एक चीजों को इसलिए लिखना है। लिखिए, एक लाइन और लिखिए इसमें, रुहेलखंड के मैदान में। रुहेलखंड के मैदान के बाद क्या दूसरी नंबर बातों को करेंगे भाई? गंगा यमुना का दोआब। क्या लिखेंगे? गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का, ई हो गया है क्या? गंगा यमुना दोआब, सॉरी, चलिए गंगा यमुना का दोआब हो गया। तीसरा नंबर लिखो, फटाफट लिखिए कि यमुना, यमुना चंबल बीहड़ भूमि, यमुना चंबल बीहड़ भूमि, यमुना चंबल बीहड़ भूमि।
बिहार में तो बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में बैठता है, वही वाला बिहार। ठीक है, चलिए देखिए, एक लाइन लिखो फटाफट। यहां एनिमल ग्रेजिंग यानी अति पशुचारण, यहां अति पशुचारण, एनिमल ग्रेजिंग, अति पशुचारण और अति पशुचारण और एक और समस्या क्या है भाई, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर यानी अवैज्ञानिक कृषि, अवैज्ञानिक कृषि, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर मृदा अपरदन की मुख्य समस्या है, मृदा अपरदन की मुख्य समस्या है, मृदा अपरदन की मुख्य समस्या है, मृदा अपरदन की मूल समस्या रहा है। इसे बीहड़ का प्रदेश कहा जाता है, इसे बीहड़ का प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? बीहड़ का प्रदेश बोलते हैं। दूसरा नंबर आ जाओ, मध्य गंगा का मैदान। दूसरा क्या है? मध्य गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगेटिक प्लेन। जो ये मध्य गंगा का मैदान है, इसको भी 3 भाग में बांट करके पढ़ा जाता है। 3 भाग में पहला आता है अवध का मैदान। नंबर 1 कौन सा है? अवध का मैदान। भाई ये अवध का मैदान कहां से कहां तक है? गोमती से लेकर के, नाम सुने हैं क्या गोमती नदी आप लोग? गोमती से लेकर के और घघरा नदी तक, गोमती से लेकर के घघरा नदी तक। एक गोमती कहां? लखनऊ शहर इसी गोमती नदी पर बसा हुआ शहर है। कल इस पर बातें करेंगे। यहां के मिट्टी में मूल समस्या क्या है? यहां के लोगों को मूल समस्या क्या है? सुनो, निर्वहनीय कृषि के कारण, निर्वहनीय कृषि के कारण, एक टर्म में समझ के लिखना, निर्वहनीय कृषि किसको बोलते हैं भाई? निर्वहनीय कृषि किसको बोलते हैं? कृषि का वह रूप जिसको लोग निश्चित रूप से, जिसने भी बताया, जीवन यापन करने के लिए करते हो, यानी जिसमें तकनीक का प्रयोग कम से कम होता है और श्रम ज्यादा लगता है, निर्वहनीय कृषि का एक रूप पाया जाएगा। हम लोग यहां जो एग्रीकल्चर चल रहा है, इस एग्रीकल्चर का मूल स्वरूप क्या है? निर्वहनीय कृषि है। देखो, परिवार में 5 सदस्य है, एक छोटा सा टुकड़ा को जोत करके और जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। उस जीवन यापन का कारण क्या है? कि उनके पास कोई और रोजगार नहीं है। अब यहां सस्य गहनता ज्यादा होगा कि कम होगा? सस्य गहनता कहते हैं कि जो वहां पर क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स की डाइवर्सिटी जो है हाई होगा कि लो होगा? ज्यादा होगा। सस्य गहनता ज्यादा होगा। एक फसल को काटेंगे नहीं कि दूसरा को लगा देंगे। एक बार में 2-2, 3-3 फसल को भी लगा लेते हैं। देखता है गांव में गेहूं की बुआई करते हैं और उसी गेहूं के साथ सरसों भी बो देते हैं। ऐसा देखें आप लोग? यही तो है सस्य गहनता, कि भाई गेहूं भी हुआ, उसके साथ साथ सरसों भी हो गया। दूसरा, ऊखी की खेती किए हुए हैं, उसी में आलू रोप दिए, मिर्चाई रोप दिए।
ये निर्वहनीय कृषि का एक रूप है। तो यहाँ के कृषि में क्या है कि निर्वहनीय प्रकार की कृषि है, सर्वाइवल एग्रीकल्चर है, निर्वहनीय कृषि है। बस इतना ही बात लिखना है। लिख लो, अवध का मैदान गोमती से लेकर के घघरा तक यहां निर्वहनीय कृषि है, निर्वहनीय कृषि है, निर्वहनीय कृषि है जिसकी सस्य गहनता उच्च है, सस्य गहनता उच्च है, सस्य गहनता उच्च है। दूसरा भैया, दूसरा नाम याद रखो। देखो, एक नाम याद रखना, राम, अवध से राम आए हैं। कहाँ जाएंगे? हाँ, मिथिला में। तो अवध के बाद कौन? मिथिला। सीधी सी बात है कि अवध से मिथिला। तो मध्य वाला में एक हो गया अवध और दूसरा हो गया मिथिला। मिथिला, मिथिला कहां से कहां तक फैला है? मिथिला का मैदान कहां से कहां तक फैला है? हाँ, घघरा से लेकर के कोसी तक, घघरा से लेकर के कोसी तक, घघरा टू कोसी, घघरा टू कोसी। घघरा से लेकर के कहां तक? कोसी तक। अब यहां की मूल समस्या क्या है कि सर ये क्षेत्र में बाढ़ बहुत आता है। सबसे ज्यादा बाढ़ इसी क्षेत्र में है ना। बाढ़ तो आता है लेकिन यहां के सॉइल को उपजाऊ बना के जाता है। तो बाढ़कारी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। बस 3 बात याद रखिए, काम चल जाएगा। लिखो, बाढ़, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, फ्लड की समस्या है, फ्लड की समस्या है, बाढ़कारी है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। दूसरा फर्टाइल है यानी उपजाऊ है। और तीसरा उच्च जनसंख्या है। इसे गार्डन ऑफ फ्रूट, इसे गार्डन ऑफ फ्रूट यानी फलों का बगीचा कहा जाता है। एपिक पॉइंट, फलों का बगीचा कहा जाता है, गार्डन ऑफ फ्रूट कहा जाता है। देखो, दरभंगा रीजन आम के लिए, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र, हाजीपुर वाले क्षेत्र, मतलब अक्सर इधर फ्रूट का बढ़ावा मिला है, इसलिए इस ज्योग्राफिकल रीजन को फलों का बगीचा कहा जाता है। तीसरा आ जाना, एक हो गया आपको अवध, मिथिला और मगध। तीसरा है मगध का मैदान। तीसरा लिखिए, मगध का मैदान, मगध का मैदान खत्म कर लेना है आज। मगध का मैदान, ये मगध का मैदान किसके बीच अवस्थित है भाई? मगध का मैदान किस किस नदी के बीच? सोन टू गंगा, सोन से गंगा तक फैला हुआ है, सोन से गंगा तक फैला हुआ है। मगध, मगध यूनिवर्सिटी पढ़े ना आप लोग? कहाँ है मगध यूनिवर्सिटी? हाँ, गया में। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की भूमि गया में, ज्ञान की भूमि गया में है। ठीक है, बिहार स्पेशल भी आप लोगों को पढ़ाएंगे क्योंकि बिहार स्पेशल तो बहुत मजबूती से पढ़ना है और समय हमको मिला तो खुद हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन समय नहीं मिलता है तो
बहुत समय कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन इस बार पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, कहाँ है हम लोग? मगध के मैदान पर है। कहां से कहां तक है? सोन से लेकर के गया तक है। अब एक बात बताओ, इस क्षेत्र में मृदा कैसा है भाई? मृदा कैसा है? जलोढ़ मृदा कहां से मिलेगा? हाँ, छोटा नागपुर पठार का मिश्रित जलोढ़ मृदा है। एक तो पठारी मृदा भी है और जलोढ़, दोनों का मिश्रण है। दिक्कत है? इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है? तो कहिएगा कि सर यह क्षेत्र छोटानागपुर पठार से आने वाली नदियों से निर्मित और अपवहित क्षेत्र है, ड्रेन क्षेत्र है। अब छोटानागपुर पठार से नदी कौन आती है? पुनपुन, कीऊल, सब नाम सुने हैं ना? हाँ, बस एक लाइन में लिख करके खत्म करिए इसको, फटाफट लिखिए। यह क्षेत्र छोटानागपुर और हजारीबाग, छोटानागपुर और हजारीबाग छोटानागपुर और हजारीबाग से आने वाली नदियों द्वारा अपवहित है। आने वाली नदियों द्वारा अपवहित है, नदियों द्वारा अपवहित है। जैसे फाल्गु, कोयल, पुनपुन, सकरी, यही नाम रहेगा। गंगा का निचली मैदान, कोई बात नहीं, सब नदी पढ़ाने वाले हैं। गंगा का निचली मैदान, गंगा का निचली मैदान, लोअर गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन लिख करके रखना है, लोअर गंगेटिक प्लेन। अपर को 3 भाग में बांटे, मिडिल को भी 3 भाग में बांटा गया, लेकिन लोअर को 5 भाग में बांटा गया है। निचली गंगा के मैदान को कितने भाग में? 5 भाग में। जी हाँ, निचली गंगा के मैदान को 5 भाग में बांटा गया है। बस पांचों का नाम लिख करके एक एक लाइन एक्सप्लेन कर लो। पहला लिखो, निचली गंगा के मैदान में एकदम फर्स्ट वाला लिख लेना है, बंगाल द्वार, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, बंगाल द्वार, DUAR, बंगाल द्वार। बंगाल द्वार लिखो। यह शिवालिक के श्रेणी के, यह शिवालिक श्रेणी के, कल आपने शिवालिक श्रेणी पढ़ा था ना? यह शिवालिक के श्रेणी के, यह शिवालिक श्रेणी के, शिवालिक रीजन्स के ग्रीपादीय क्षेत्र में है। शिवालिक के श्रेणी के गिरिपादीय रीजन है। गिरिपादीय माने उसके नजदीक का रीजन है, ठीक है, क्लोज है। आपका भी अंग्रेजी है? हाँ, तो बोलते काहे नहीं है, उसका क्लोज रीजन है, ठीक है। अब देखो, इसको आप लोग लिख लेंगे कि सर यह दून फॉर्मेशन है। कैसा फॉर्मेशन है? दून फॉर्मेशन है, कि जैसे दून द्वार बन रहा था ना, वैसे ही बना बंगाल में द्वार। कल, एक सेकंड धैर्य रखें, कल हम पढ़ाए थे कि शिवालिक फॉर्मेशन में जो पश्चिम का क्षेत्र है उसे दून और पूरब वाले को द्वार कहा जाता है, तो देहरादून। लेकिन वहीं पर हरिद्वार, अब बंगाल में भी शिवालिक फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? द्वार कहा जाता है। बंगाल में शिवालिक फॉर्मेशन को द्वार कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न
दून फॉर्मेशन है, माने उसका निर्माण भी दून से ही हुआ है। केवल दून मत लिख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दून फॉर्मेशन है, दून से ही उसका निर्माण हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहां पर छूटना नहीं चाहिए। जो समतल मैदान है दो पहाड़ियों के बीच में, तो यहां पश्चिम में बोलते हैं शिवालिक वाले में कि यह दून है, और इसी मैदान को पूरब में बोलते हैं द्वार है क्या? यह प्लेन, एक समतल मैदान है, प्लेन लैंड है, समतल मैदान है। दिक्कत है? नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है ज्योग्राफी से। चलो लिखो एक लाइन में, बंगाल द्वार या शिवालिक श्रेणी के, हाँ, ग्रीष्मादीय क्षेत्र में है। यहीं पर चिकन नेक अवस्थित है, यहीं पर चिकन नेक अवस्थित है, चिकन नेक, चिकन नेक अवस्थित है। बोर्ड पर लिखें, चिकन नेक अवस्थित है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में चिकन नेक ही लिखना है। यहीं पर चिकन नेक अवस्थित है, सिचुएटेड है, यहीं पर चिकन नेक अवस्थित है। कभी भारत का मैप आप लोगों ने देखा है? वहां देखिएगा ना कि पश्चिम बंगाल जहां भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है ना, वहां आपको दिख जाएगा कि वहां पर मुर्गी के जो है ये गला जैसा, उसके ऊपर जो 7 बहन दिख रही होगी वो मुंडी जैसा, अब बाकी बॉडीज को माना गया है कि वह बॉडी है, नाम रखा गया है उसका चिकन नेक। सिर्फ 22 किलोमीटर है, कितना है? 22 किलोमीटर है भूटान और बांग्लादेश के बीच में। अगर वो 22 किलोमीटर कभी खतरा में पहुंचा तो समझो भारत टूट जाएगा। लेकिन भारत में इतनी सामर्थ्य है कि कभी खतरा में नहीं आएगा। ठीक है, 2017 में चीन, वहां पर एक पठार है भूटान के पास। कौन सा पठार है? उसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, मैं मिस कर रहा हूं। डोकलाम। कौन सा पठार है? डोकलाम। सुन लो, डोकलाम पठार है वहां पर। 2017 में चीन जो है उस सोचा कि डोकलाम पठार में अपना हम लोग रोड बनवा लेते हैं, अब भूटान से मजबूत कनेक्शन कर लेते हैं। तो भारत वाला पहुंच गया वहीं पर, कहा कि डोकलाम में तुमको नहीं जाने देंगे, और चीन को रिटर्न होना पड़ा अपना जेसीबी लेके। हम लोगों का वहां विशेष नजर रहता है कि किसी भी गतिविधि से चीन उस 22 किलोमीटर के नजदीक में नहीं आए, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हालांकि भारत 2024 का भारत है, हम लोग पाकिस्तान के लिए राफेल थोड़े खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो अपना मिराजे बहुत है, नहीं है क्या? अरे मिराज से तो घूम घाम के आ जाता है। अभिनंदन ने कि मिराजे उड़ा करके पाकिस्तान का फतह कर दिया। अगर राफेल खरीदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जद में कौन है? चीन है। जी हाँ, और निश्चित रूप से हम लोग उससे अपनी रक्षा करना चाहते हैं। हालांकि चीन हमारे ही एहसान पर वह एक देश बना, सरवाइव किया, और आज हम ही को आंख दिखा रहा है, तो एक दिन मुश्किल हो जाएगा। हाँ देखिए, बांग्लादेश भी, ये भी गड़बड़े है। छोड़ो, अब वैदेशिक नीति में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। आज खत्म करना है। पहला हो गया कौन सा भाई? बंगाल द्वार। लिखो, चिकन नेक अवस्थित है, चिकन नेट ऑफ इंडिया है। यहां चावल कृषि, यहां चावल कृषि, कोमा दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर, दार्जिलिंग, हाँ दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, टी एग्रीकल्चर या टी फार्मिंग, टी फार्मिंग, एग्रीकल्चर नहीं, टी फार्मिंग। ठीक है, चाय की खेती होती है। हाँ, टी कल्टीवेशन भी ठीक है, हाँ टी कल्टीवेशन भी, टी फार्मिंग भी, टी कल्टीवेशन। यहाँ चाय की खेती होती है तथा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के लिए
आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जब भी आपको इस टाइप की बातें मिले ना, 3 टी को याद रखिएगा, ट्रिपल टी को याद रखिएगा। टी फॉर टिम्बर, टी फॉर टूरिस्ट, लकड़ी भी मिलता है वहां से। टूरिस्ट, टिम्बर और टी, टूरिस्ट, टिम्बर और टी, लकड़ी भी उन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। एक खत्म। दूसरा लिखिए पैरा डेल्टा। दूसरा पार्ट कौन सा है? यहां पैरा डेल्टा। दूसरा कौन सा है? पैरा डेल्टा। यह उलट त्रिभुज की भांति है, उलट त्रिभुज के जैसा है, यह उलट त्रिभुज के जैसा है। बस नाम केवल लिखते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। तीसरा लिखो बारिंड, अंग्रेजी में भी बारिंड और हिंदी में भी बारिंड, बारिंड। तीसरा कौन सा विभाजन है? बारिंड। इस बार बीपीएससी में एक ऑप्शन आया था बारिंड का, हालांकि वो सही नहीं था, लेकिन लिख लेना है बारिंड, बारिंड। एक लाइन में लिखो, यह क्षेत्र, दिस रीजन, मालदा मुर्शिदाबाद, मालदा मुर्शिदाबाद, यह क्षेत्र मालदा मुर्शिदाबाद में फैला हुआ है, मालदा मुर्शिदाबाद में फैला हुआ है। 3 को हो गया। चौथा लिखो, मालदा मुर्शिदाबाद में फैला हुआ है। चौथा लिखो, फटाफट लिखो, सुंदरबन डेल्टा। 4th नंबर कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। एक बार और पढ़ाएंगे सुंदरबन को, एक बार नहीं अभी 2 बार पढ़ाएंगे, और 2 बार पढ़ना है सुंदरबन को। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि तब एक ही बार में फाइनल करिए, नहीं रे भाई, आज तो फिजियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, कल नदी पर बनाएंगे डेल्टा, और जिस दिन वन पढ़ाएंगे फॉरेस्ट, उस दिन वन में ले चल के पढ़ाएंगे सुंदरबन को। अब तीनों बात अगर एक बार पढ़ा दें तो तीनों में से तीनों आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए पार्ट पार्ट में पढ़ना है। एग्जाम्पल समझ लो कि क्यों मैं कह रहा हूं कि आज तो फिजियोग्राफिक है, लेकिन जैसे ही नदी पर हम पढ़ाएंगे तो भारत कहता है कि यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बांग्लादेश कहेगा झूठ बोलते हैं, यह मेघना का डेल्टा है। बांग्लादेश की किताबों में लिखा है कि सुंदरबन डेल्टा मेघना का डेल्टा है। कारण क्या है? वो हाँ, क्यों हम भारत का है इसलिए ना बोलते हैं। बांग्लादेश वाला तो यही ना कहेगा कि यह मेघना का डेल्टा है, भारत वाला हड़पना चाहता है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जी हाँ। दूसरा, अगर इसी में हम फॉरेस्ट अगर लेकर के आ जाएं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया, कि यहां पर जो है, फिर से सुनो, कठोर तने के वृक्ष पाए जाते हैं, और कठोर तने के वृक्ष जो मैंग्रोव वन की श्रेणी में आते हैं, उसमें एक प्रजाति सुंदरी है, और उस सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। अब सब बात एक बार मिला दिए तो कंफ्यूज ना, इसलिए पार्ट पार्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखिए, एक लाइन लिखो, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा सब लोगों ने लिखा? जी हाँ। लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, परिचय कैसे करा दी? सुंदरी वृक्ष, ट्री ऑफ सुंदरी या सुंदरी ट्री, सुंदरी वृक्ष और मैग्रो वन के लिए, मैग्रो वन, हाँ मैग्रो, मैंग्रो होता है, मैग्रो उसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है, GRO। मैंग्रो वन के लिए
प्रसिद्ध है? देखो 3 क्वेश्चन पूछेगा यहां से, श्योर है। क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा में को नाम सुंदरबन क्यों? हाँ, सुंदरी है वहां पर, ठीक है। किस प्रकार के वन का उदाहरण है? मैंग्रोव वन का। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा, भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। भैया यह जाना जाता है किस लिए? तो अपने कठोर वृक्ष के तना के लिए जाना जाता है, कठोर वृक्ष के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट और खूबसूरत लास्ट 5वां नंबर लिख लेना है। 5वां नंबर कौन सा है? फटाफट लिख लीजिए। एक और होगा इसमें कि चुआर, चुआर अंग्रेजी हिंदी दोनों में चुआर ही आएगा। हाँ वी आर, चुआर, चुआर। 5वां कौन सा है? चुआर। 5वां चुआर। 5वां कौन सा है? चुआर। लिखो, यह बालू का स्तूप है, सिलिका से बना है, बालू का स्तूप है, सैंड है, या लिख लेना सैंडी आइलैंड है, बालू का द्वीप है, सैंडी आइलैंड है। यह बालू का स्तूप है अथवा बालू का द्वीप है। स्तूप है या बालू का द्वीप है जो मांगुर मछली के पालन के लिए, जहां मांगुर मछली के पालन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, मांगुर मछली के पालन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। सब लोग ठीक हैं? अब खत्म हुआ पूरे भारत का फिजियोग्राफिक रीजन। बताइए कंफ्यूजन किसी को इस टॉपिक में? जो लोग शुरू से पढ़े हैं, आपको इंडिया अब दिख रहा है कि कैसे बना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का? कुछ क्वेश्चन पूछ लें? अरे 5-10 क्वेश्चन पूछ ले। हमको पूछने के लिए एमसीक्यू बोर्ड पर नहीं लगाना पड़ता है। 11-12 साल से ये खेती कर रहे हैं, सब याद है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है और कब कब क्या पूछा जाता है। तो तुरंत 5 मिनट में एमसीक्यू का बाढ़ लगा देते हैं कि बताओ कहां से आया ये। सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ ग्रंथि, नोट किसको बोलते हैं? नोट ग्रंथि किसको बोलते हैं? कल पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? कल पढ़ाएं कि नहीं? ग्रंथि किसको बोलते हैं? नोट। जैसे नीलगिरी ग्रंथि, पामीर ग्रंथि कल पढ़ा रहे थे, तो किसको कहते हैं? नहीं, जहां 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं मिले संयुक्त हो उसी को नोट कहते हैं। कल ही पढ़ाए ना? रूल आएगा, तुम लोग हमको सुसाइड करवाएगा। सब याद करके आना है, यही से क्वेश्चन पूछता है। अब बताइए पामीर ग्रंथि से कौन कौन पर्वत श्रृंखला निकलता है? बोलो। इधर देखे, मेरे तरफ देखे। पामीर ग्रंथि से कौन कौन पर्वत निकलता है? हाँ बोलो। जास्कर वहां कहां ले जाएंगे? उसे नीचे आएगा ना जास्कर। पामीर से कौन कौन है? मैडम काहे लिखने में लगी हुई है? बताओ 5 मिनट पहले, नहीं तो सबके घर फोन करवाएंगे। अभी तुरंत बुलाएंगे अपने टीम को और सब लोगों के घर फोन जाएगा कि इन लोगों के जीवन की अगली प्रोसेस में डालिए, इस प्रोसेस में असफल हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना अगला प्रोसेस? हाँ, सबके घर फोन करवा देंगे। चलो सुनो, संकेत में बोले हैं, संकेत में समझ जाओ क्या, तब पढ़ना है सबको।
जी जान लगा के पढ़ना है। टीआरई 4 नहीं होगा नौकरी नहीं होगा, मेरा कसम, सच बोल रहे हैं। टीआरई 4 नहीं होगा तो नौकरी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सीट आएगा 5,000 10,000, और उसमें जो है बच्चे भरेंगे 3 लाख 4 लाख, और उसके बाद जो है मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। तो टीआरई 4 अंतिम मौका है जहां पर इतना मेहनत कर देना है, इतना मेहनत कर देना है कि पहला पेज में आपका नाम आ जाए। और आता है, हर साल टॉपर हम लोग यहाँ से बनते रहे तो देखते हैं ना भाई। आप ही लोग बीच से उठ के गए, एग्जाम में थोड़ा स्थिर होकर के मार दिए, टॉपर बन गए, कंसंट्रेट हो गए, डरे नहीं, उनमें कोई भय नहीं आया, भयभीत नहीं हुए, तो टॉपर हैं। जो एग्जाम में डर गया, मर गया, गायब। खास करके महिलाएं बहुत डरती है कि पता नहीं गलती है कि सही है, गलती है कि सही है। एक तरीका बता रहे हैं, जो आंसर दिमाग में पहली बार आ जाए टिक कर देना है, उसमें ज्यादा संशोधन नहीं करना है। जितना संशोधन करिएगा उतने गलती आएगा, क्योंकि जितना ऑप्शन होगा ना सब आप कहीं ना कहीं पढ़े होइएगा। और जैसे संशोधन शुरू करते हैं तो लगता है कि अच्छा ये होगा क्या, ये भी हो सकता है क्या, अल्ले जाकर के गलती है, मारो इसी को, है कि नहीं है। तो मजबूती के साथ पढ़ के रखना है। सुनो, पामीर ग्रंथि से उत्तर में निकलता है तियान सान माउंटेन, तिब्बत जाता है, याद है। अफगानिस्तान जाता है हिंदुकुश, कौन जाता है, हिंदुकुश। जस्ट उसके नीचे देखो किरथार, पाकिस्तान में, याद है किरथार। और वहीं से निकलता है काराकोरम, विश्व के सबसे ऊंची ग्रंथि है, वीवीआई करके पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन, तैयार रहिए, सब लोगों को एक बार में बताना है। ऑनलाइन वाला जहां भी है वहीं से बताते रहो, घर में आवाज दीजिए, ठीक है। सब लोगों को, घर वाले लोगों को लगेगा कि पढ़ रहा है सब। सुनो, खत्म हो गया है, नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, इसलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। ट्रांस हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? पार हिमालय, तिब्बत हिमालय और तेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक फैला है? अरे ट्रांस हिमालय कहां से कहां तक, कहां से कहां तक फैला है रे भाई? क्या सजा दें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कुछ कह रहा है छोड़ दिया जाए, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? सुनिए, कल ही पढ़ाए हैं कि पामीर ग्रंथि से लद्दाख होते हुए तिब्बत तक फैला है काराकोरम, सॉरी ये ट्रांस हिमालय फैला है। तो इतना बात नहीं बोलिएगा जी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कहा ना परीक्षा में पूछेगा, जुबान बंद नहीं, टोपी वाला। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची टोपी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जी हां बोलिए। काराकोरम, काराकोरम चोटी है कि श्रेणी है? हम चोटी पिक पूछ रहे हैं, पिक। काराकोरम ट्रांस हिमालय में कंचनजंगा है। बुड़बक आदमी केटू, सब जुबान खोल के बोलिए। दुनिया में क्या कहेगा लोग सबसे बड़ा है रोग, पड़ोसी क्या सोच रहा है नहीं बोलना है, अपना जवाब पहुंचा देना है। सुनो, ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है केटू, सबसे ऊंची है केटू। कितना ऊंचाई है? हाँ 8,611। किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी में है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां? काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, यही है ना। अच्छा, अब फटाफट नीचे आ जाइएगा कि काराकोरम और बृहत हिमालय पृथक होता है, किससे होता है? काराकोरम को बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? सिंधु सांगपो सच्चर जोन, सिंधु सांगपो, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। दिक्कत बा नहीं है। ये बताओ, बृहत हिमालय कहां से कहां तक फैला है? नंगा पर्वत से। अच्छा, बृहत हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? नहीं, बहुत प्रेम से पढ़ना है। अब एक बात बताइए, नदियों के आधार पर हिमालय का भौतिक विभाजन कर दे क्या? नदियों के आधार पर किसने किया था? नाम बताओ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया है? देखो कल नाम लिखवाए हैं कि नहीं। नाम लिखवाए हैं तो याद काहे नहीं है? सिडनी बुराड। उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा? 4 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 4 भाग में बांटा है। कौन कौन 4 भाग है? पंजाब हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कहां से कहां तक है? सिंधु से। दूसरा क्या है? कुमायूं हिमालय, कहां से कहां? सतलज से। तीसरा क्या है? कहां से कहां तक? चौथा कौन सा? कहां से कहां? बोलिए। नहीं आए तो बोलते रहिए। वो गांव में ब्याह होता है गांव में, तो सब महिला को गाना आता है जी? नहीं आता है। उसी में कुछ मुंह चलाते रहती है कि नहीं चलाते रहती है? तो ये सब बैठ करके सोच रही है कि हमको नहीं आता है। अभी हमें कह दीजिए गाने के लिए, उसी में कुछ बोलते रहना है। 4 बात बोल दिए, वो 4 बात अपना ना हो गया। ठीक है, जो सुनाई दे दे बोल दीजिए, इसमें क्या करना है। सुनिए, सबसे लंबा कौन हिमालय है? सबसे लंबा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर जो कल किए थे, सबसे लंबा कौन है? नेपाल है। कितना किलोमीटर? 800 किलोमीटर। उसके बाद असम है, कितना किलोमीटर? इसके बाद पंजाब, कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर। सबसे छोटा कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। गुड, ये बात हुआ ना। तीसरा आ जाओ कि भाई बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या है? बृहत और लघु के बीच क्या है? MCT। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दिक्कत है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। दिक्कत है? शिवालिक का, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार में कौन है? शिवालिक है। ये बताओ, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर, उसी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक से मुख्य भूमि को कौन अलग करता है? HFF पढ़ाए थे। HFF। आओ सुनो, अब भूमि में आओगे तो पर्वतों से भूमियों को कितने भागों में डिवीजन किए हैं? 4 भाग में। कितना भाग? 4 भाग। कौन कौन 4 भाग? भाबर, तराई, बांगर, अखादर। दिक्कत है? सुन लीजिए, सब याद हो जाएगा। मृदा का क्रम क्या है? भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह पथरीली होती है, गोलास में पाए जाते हैं, नदियां विलुप्त हो जाती है, अनफर्टाइल है, खेती होती नहीं होता है। दिक्कत है? जस्ट उसके नीचे आओगे तराई। सर, तराई क्षेत्रों में दोमट मृदा है और यहां नदियां पुनर्यौवन को प्राप्त करती है। क्या कहोगे? कि फिर से यवान होकर के निकलती है। और इस क्षेत्रों की जो स्थिति है, ध्यान से सुनिए, डाइवर्ट नहीं होना है। अब ये जो क्षेत्र की स्थिति बना हुआ है भाई, तो ये फर्टाइल क्षेत्र है
उच्च उपजाऊ क्षेत्र है। और आप देखो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो इन लोगों ने सबसे पहले किन क्षेत्रों पर कब्जा किया है शोषण करने के लिए? तराई। नील का खेती कहां होता था? नील का खेती बंगाल में भी तराई, और चंपारण में भी। तो नील की खेती तराई। कारण क्या है? तराई उपजाऊ क्षेत्र होता है। तराई कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र होता है। तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद खादर, बांगर के बाद खादर। दिक्कत है? नहीं है। ये तो हिमालय वाला रिवीजन हो गया 2 मिनट में। ले चलेंगे आपको प्रायद्वीपीय भारत पर भी, उधर का भी रिवीजन 2 मिनट में करा दें। लेकिन आप लोग मेरा दिल तोड़ दिए, कहेंगे कैसे सर, हम तो कुछ नहीं बोले। तो याद करके नहीं आए। जितना बात पढ़ाते हैं वो याद करके आइएगा, तब ना टॉपर बन जाइएगा। जब इतना डंके के चोट पर कह दिए हैं कि क्वेश्चन इसी में से आएगा, तो मेरे भाई प्लीज कहो तो हाथ जोड़ लेते हैं तुम लोगों को, लेकिन पढ़ लो। सही बोल रहे हैं। नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। 3-4 महीना का कहानी है। आइए प्रायद्वीपीय भारत पर बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? पेनिनसुलर इंडिया किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किस काल में टूटा था? जुरासिक काल में। कौन से काल में? जुरासिक काल में। किधर प्रवाह हुआ है इसका? नॉर्थ ईस्ट में। किधर प्रवाह हुआ है? नॉर्थ ईस्ट में। किधर? नॉर्थ ईस्ट में। प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना? 16 लाख। क्षेत्रफल कितना? 16 लाख। क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख। प्रायद्वीपीय भारत की नॉर्थ साउथ लंबाई कितना है? 1600 मीटर है। लंबाई कितना है? 1600 मीटर है। चौड़ाई कितना? 1400। चौड़ाई कितना? 1400 किलोमीटर है। अब बताओ इसकी आकृति कैसी है? उलट त्रिभुज के जैसी है। आकृति कैसा है? उलट त्रिभुज के जैसा है। जिसका शीर्ष कहां पर है? शीर्ष कहां पर? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कितना डिग्री अक्षांश? 8 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट। प्रायद्वीपीय भारत का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कहां है? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट शिलोंग का पठार है। नॉर्थ ईस्ट कहां? शिलोंग का पठार छोटानागपुर पठार से अलग हुआ है। कैसे? मालदा गैप से। कैसे अलग हुआ है? मालदा गैप से। नॉर्थ वेस्ट कहां है? पोटवार बेसिन हरियाणा। पोटवार बेसिन हरियाणा में। सुनो अब आओ थोड़ा सा और बात करेंगे। अभी सब जितना पढ़ाए हैं उसको 2 मिनट में रिवीजन करना। कल पढ़ाएंगे भारत की नदियां, ठीक है? क्योंकि भारत में विश्व में सबसे ज्यादा नदी है, लेकिन नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। मत बना देना कि नदियों का देश भारत। विश्व की सबसे ज्यादा नदी भारत में, लेकिन नदियों का देश बांग्लादेश को। कल बात करेंगे इस पर। अभी आते हैं इंडिया का थोड़ा सा पॉलिटिकल, एक 2 मिनट में पॉलिटिकल रिवीजन फटाफट कर लेना है, ठीक है? चलिए अब बताओ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तटीय है? कितना है? 13 गो। कितना है? 13 गो। कितने? 13 गो। बोलिए कितना है? 13 गो। 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा लगती है? आंध्र प्रदेश, हाँ, दीदी, दादर नगर हवेली, दमन दीप और पुडुचेरी और लक्षद्वीप। सबसे लंबा तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन है? अंडमान निकोबार। कितना किलोमीटर? 1600 अप्रॉक्स किलोमीटर है। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, ठीक है? आओ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा
भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? कौन है? दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, तीसरा तीसरा चौथा चौथा पांचवा है गुजरात, गुजरात, कर्नाटक, बिहार कितना है? 12वां। हाँ, जम्मू कश्मीर कट गया ना, अगर केंद्र शासित प्रदेश मिला लेंगे तो 13 नहीं तो 12, कितना है? 12 है। आइए, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? क्षेत्र एसी में बताओ, स्टेट में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी। दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर बिहार, तीसरा नंबर बिहार। जनसंख्या घनत्व में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम कितना है? अरुणाचल प्रदेश 17। अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या में यूपी है। अब एक बात को पीछे जाके मारे, ऐसा गच्चा खा गया, एग्जाम में ऐसे ही गड़बड़ करता है सब पूर्व कई का। घनत्व में डेंसिटी हाई जो है, हाईएस्ट डेंसिटी है बिहार की, ठीक है। अब भारत की डेंसिटी कितना है? जनसंख्या घनत्व 382, बहुत बढ़िया, ठीक है। रुके, आओ थोड़ा सा और बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? कितने देशों से सीमा लगती है हमारी भारत की? 7 से। अफगानिस्तान, और सुनो नाम रख देते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत और म्यांमार के सीमा को क्या कहते हैं? भारत और म्यांमार के सीमा को क्या कहते हैं? इंडो बर्मा बैरियर। इंडो बर्मा कितना किलोमीटर? 16 किस किस राज्य से सीमा लगता है? कितने राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है? दावा बोलो, कितने राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है? बोलिए बोलिए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और कोई है? अगर केंद्र शासित प्रदेश मिला लेंगे तो उसमें लद्दाख भी आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश मिलाएंगे तो लद्दाख भी, ठीक बात। अच्छा, एग्जाम है आपका, क्लास हो ही गया है। देखिए, सबों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है भाई कि सब याद करके रखिए। कल जो है आते धुआंधार पढ़ाएंगे आप लोगों को। क्या अब 3-4 दिन पढ़ाए थे, इसलिए 2 मिनट रिवीजन करा दिए कि सबका दिमाग एक्टिव हो जाए। कल आप लोगों को पढ़ाएंगे ड्रेनेज सिस्टम।